क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ सर। क्वेश्चन कहाँ गया? अरे क्वेश्चन रास्ते में है। अनिल, क्वेश्चन आप हाँ पूछ। सर, हाँ आवाज नहीं आ रही सर। इकोनॉमिक्स का है सर। हाँ हाँ, कोई कि दिक्कत मतलब नहीं। सर, मतलब कोई योजना सर होता है 5 साल के लिए लागू होती है। हाँ तो सर अगर उसका जो लक्ष्य जो दर होता है, हाँ हाँ। लक्ष्य दर सर अगर ज्यादा हो जाए तो मतलब योजना को बढ़ा दिया जाता है कि सर वहां पर फिर उसको 5 साल के बाद समाप्त कर दिया जाता है। नहीं नहीं, मैं पूरा तरह से नहीं प्रश्न आपका समझ पा रहा हूँ। लक्ष्य बड़ा ज्यादा कैसे हो जाएगा? जब योजना घोषित की जाती है तो उसी समय लक्ष्य भी घोषित किया जाता है। नहीं सर, अगर पहली बात है कि जैसे योजना का नहीं सर, अगर होता मतलब, ना सर। जैसे मेरे कहने का दो चीज है अनिल। योजना का मतलब आप योजना आयोग से बात कर रहे हैं या किसी भी योजना की बात कर रहे हैं? हाँ ये सही जो पंचवर्षीय योजना होता है सर। हाँ, तो पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि टारगेट हमेशा पहले ही सेट कर दिया जाता है, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। वो चाहे पूरा हो चाहे ना पूरा हो, 5 साल बाद वो योजना समाप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा सर, बस यही सर, हाँ यही बस, सर। तो 5 साल बाद योजना जो है वो समाप्त हो जाएगी, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ नहीं सर, अगर अगर बिहार में भी सर चल रहा है सर, मतलब एक योजना है सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला सर, तो वो मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया है सर, तो उसका कैसे सर होगा सर? नहीं तो वो जो नई योजना आएगी उसमें शामिल कर लेंगे उसको। नई योजना जो आएगी उसमें शामिल कर लेंगे उसको। सात सात निश्चय योजना है, हम्म। तो सर उसको मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही मतलब उसको रखेंगे ना सर? हाँ तो ठीक है, तो जो अगली पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें ऐड कर देंगे उसको। अच्छा अगली जो पंचवर्षीय योजना सर। होगी उसमें ऐड कर देंगे। सर क्या ये ठीक। सरकार के इच्छा के ऊपर भी तो निर्भर कर सकता है हाँ, कि उस योजना सरकार को की इच्छा पे कार्यान्वयन ही करना निर्भर चाहिए होता है, सरकार की इच्छा पे ही निर्भर होता है। कि उसको बढ़ाएगी कि रोकेगी, क्या करेगी वो। अरे कुछ नहीं होता है, जैसे सरकार, बस सरकार और विपक्ष आपस में लड़ाई करते हैं। जो मूलभूत तथ्य होता है उसको थोड़ा परिवर्तित किया जाता है। बीजेपी का भी जो आपका बजट है वो अराउंड टू कांग्रेस के ही तो होता है, और कौन सा होता है? क्या अलग से कोई बजट थोड़ा पेश कर देंगे? बस वो चिल्लाने के लिए होता है, हम ये कर देंगे भाई। जबरिया बस आप कहेंगे कि हम खाता भाई पेश करेंगे, हम लाल लेके आएंगे तो मौसी बनाई है तो फुआ बनाई है ना। वो हमको ना कोई बनाए, जीजा बनाए, लेकिन उसमें से सही चीज निकलना चाहिए। उसमें तो चाहे हमको लग रहा है भाई बनाने वाले तो वही ब्यूरोक्रेट से ही हाँ, हैं तो वही जो वही हाई कह रहा हाई हूँ, पोस्ट में। जो वो मूल, इनके। जो सबसे बड़ा तत्व क्या है, जैसे जो मूलभूत सिद्धांत है, तो बेसिक सिद्धांत चेंज करना इतना आसान थोड़ा है। जैसे नेहरू जी ने एक पंचशील मार्ग तय किया, पंचशील सिद्धांत के मार्ग के अंतर्गत ही तो हमारी भारतीय विदेश नीति अभी भी घूमती है। लगभग लोग वही है। तो बहुत वो तो हिस्टोरिकल लोग होते हैं कि कोई चीज चेंज कर दें। थोड़ा सा गुजरात डॉक्ट्रिन, थोड़ा सा एक विदेश नीति में एक नया तत्व है। गुजरात डॉक्ट्रिन अपने आप में थोड़ा सा एक नया, बाकी 47 से लेके आज तक कोई विदेश नीति में कहाँ कुछ ऐसा पुख्ता दे किया कि नहीं कुछ नया चीज लेकर के आएंगे। तो बेसिक जो तथ्य हैं वो लगभग लगभग परिवर्तन नहीं होते, वो उसी तरह से घूम फिर करके वो आते रहते हैं। सर चलिए, प्रणाम। आ गए विवेक। हाँ सर, कुछ आज तो नेटवर्क नहीं सर इशू। कैंपस में जाना है? नहीं आज सर, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है। पिछले 2 नहीं क्लास सर, में डाल दिए डिपार्टमेंट हैं। नहीं जाना है। तो दोनों क्लास कल का डाल दी, कल और परसों का क्लास डाल दिए, देखा था उसमें? नहीं भी हाँ देखा? सर। हाँ, डाल दिए उसको, दोनों क्लास को। और चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अच्छा बात कर लेते हैं। आज हम लोग के लिए ओलंपिक में बड़ा अच्छा दिन है ना। हाँ सर, क्या सर हुआ क्या। आज धड़ाधड़ सब रिजल्ट हम लोग के पक्ष में आया। पीवी सिंधु शुरुआत करी, अच्छा, वो अगले राउंड में पहुंची। फिर अर्जेंटीना को हॉकी में हरा दी, लास्ट 2 मिनट में ही पूरा गेम पलट पलट गया। हाँ, लास्ट के जो दोनों गोल आए हैं 2 मिनट में ही आए, लास्ट 2 मिनट 2.5 मिनट बाकी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, हमारा पहला सुपर हैवीवेट बॉक्सर जानते हैं कौन है? हमारे यहाँ हैवीवेट कैटेगरी में कोई नहीं खेलता है, यही सतीश जो आज लड़का खेला है ना, शायद सतीश कुमार नाम है। ये पहला एक तरह से भारत का हैवी वेट है। मतलब हम लोग लाइट वेट में, मिडिल वेट में तो खेलते हैं, हैवी वेट में नहीं खेलते। हमारे यहाँ हैवी वेट से कोई नहीं था।
पहला लड़का था, पहला उसका बड़ा मैच था, वो जीत गया। और सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट रहा वो जो बंगाली लड़का था, कौन पटेल करके, या वो उसने 2012 के ओलंपिक का जो चैंपियन है ना, दक्षिण कोरिया वाला, उसको उसने हरा दिया। अतानु दास। हाँ, तानु दास, उसने जो है उस दक्षिण कोरिया का बंदा था, उसको हरा दिया। ट्राई ब्रेकर में मैच गया, और पहले तो ये पिछड़ रहा था, फिर वो आगे गया और अंतिम मैच टाई ब्रेकर में गया, और वो उसने 2012 के ओलंपिक वाले को उसने गोल्ड मेडल में हराया, वो अगले राउंड में पहुंचा। ठीक है। 6-4 से हरा दिया। हाँ, तो ये बड़ा सा मतलब आज का जो भी मैच हुआ है सब लगभग भारत के पक्ष में ही गया है। तो सर ये पीवी सिंधु तो अभी ये मतलब कोई ना कोई पदक ले ही आएंगे, अभी कंफर्म हो गया कि अभी नहीं? अभी नहीं, मतलब अभी नहीं, अभी नहीं, अच्छा। अभी वो 8वें पहुंचे हैं, और अब अगर जब कोई मैच जीतेंगे तो वो 4th में पहुंचेंगे। हाँ, और जो चौथे में पहुंचेंगे तो चौथे का इस बार का नियम देखना पड़ेगा। कुछ साल ऐसा होता है कि चारों को में से जो हारता है उसको भी कांस्य देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हारता है, जैसे जो जीतेगा वो तो फाइनल में पहुंच जाएगा, जो हारेगा सेमीफाइनल वाला दोनों, वो दोनों सेमीफाइनल में फिर मैच होता है, तो फिर उसको जो है कांस्य पदक मिलता है। तब इस बार का रूल देखना पड़ेगा, रूल क्या है। एक बात है सर, भारत की इज्जत इस समय लड़कियों के हाथों में है। वो हर जगह लड़कियों के हाथों में है। और शायद मेरी कॉम का भी तो आज मैच था, मेरी कॉम भी तो जीती है। मेरी कॉम का भी मैच नहीं हुआ है, कल हुआ था शायद ना? कल हुआ था, कल था शायद, हमको लग रहा है। हाँ, तो वो भी मतलब अपना दूसरा वाला राउंड भी जीत गए हो ना। हाँ, वो जीत गए। दूसरा वाला राउंड भी वो जीत गए हैं। अब जो है अगले राउंड बैडमिंटन पीवी संधू, मैरी कॉम, इन लोगों से ज्यादा उम्मीद है। अब वो लड़की जो लवलीन करके जीती है ना, वो अगर एक मैच और जीत लेगी तब उसका पदक पक्का हो जाएगा। किस चीज में जीती है? बॉक्सिंग में। हाँ, तो वो अगर जीत जाएगी तो उसका एक पदक जो है वो पक्का हो जाएगा। लड़कियां 2-3 पदक लाएंगी। पीवी सिंधु अच्छा कर सकती हैं। हाँ, उनसे अच्छे बेहतर है। पीवी सिंधु से अच्छा कर सकती हैं। पिछले ओलंपिक में वो बेहतर है, लेकिन मैंने जो उनका खेल देखा उसमें वो फॉर्म में नहीं लग रही हैं। दीपिका कुमारी का ठीक है, लेकिन फॉर्म जो जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में वो मतलब बहुत नहीं दिख रही थी। हमको बहुत नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो आकलन था कि खिलाड़ी बहुत अच्छी, लेकिन फॉर्म जो है उस समय का होना चाहिए, वो उस हिसाब से तो नहीं दिख रहा। पीवी संधू पिछली बार सिल्वर जीती थी ना? उससे आशा है वो अच्छा करेगी, वो लड़की अच्छा करेगी। चलिए अब हम लोग काम की चीज पे आ जाए, पढ़ाई पे। सिद्धांत साथ डिस्कशन हो गया था हमारा, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, और सुनना ही है, लिखने का नहीं है, अपना सुनते रहिए। फिर सिद्धांत हो गया था हम लोग का, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना का प्रथम चरण और प्रथम चरण की व्याख्या। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, वो स्थापना का जो पहला चरण है उसको हम कहते हैं कि ये उदारवादी चरण। अब ये अगर हम कह रहे हैं कि ये उदारवादी चरण है, तो इसका मतलब यहाँ पर उदारवादी शब्द का मतलब क्या है, कि उदारवादी शब्द का क्या अर्थ है। उदारवादी शब्द का अर्थ क्या है कि ये इनका जो एम है, उस एम के आधार पर इनको बोला गया कि ये उदारवादी है। तो उनका एम क्या है? इनका एम है स्वराज, स्वतंत्रता नहीं, इनका एम स्वराज। और स्वराज का मतलब यहां पर कि यहां पर इनकी राजभक्ति महत्वपूर्ण है। उनको ब्रिटिश सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट बात कहें तो लड़ रहे हैं किसके लिए? वो लड़ रहे हैं प्रशासन में भागीदारी के लिए। इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत आसान है। कैसे? मैंने कहा कि बहुत आसान है।
मैंने इसलिए कहा कि आसान है कि ये जो बात मैं बता रहा हूं यही तो मिडिल क्लास की पहचान है। जैसे हम लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा है जो भ्रष्टाचार का विरोधी है, जो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करता है? कोई बंदा ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता है? बताइए। कभी कभी लगता है कि हम भ्रष्टाचार पसंद नहीं करते हैं, ये मैटर नहीं है। हम भ्रष्टाचार में अपनी हिस्सेदारी के लिए परेशान हैं कि हम भी सेल टैक्स हो जाएं, हम भी ऑडिट ऑफिसर हो जाएं, हम भी सीईओ हो जाएं, हम भी दरोगा हो जाएं, तो हम भी लोगों को कमा के दिखा देंगे। तो सही मायने में सेवा करने के लिए हम जाना चाहते हैं, अधिकार जमाने के लिए जाना चाहते हैं, गलत कामों में अपनी हिस्सेदारी के लिए जाना चाहते हैं, कि सही मायने में हम राष्ट्र की सेवा के लिए जाना चाहते हैं? किताबी उत्तर क्या है? हम राष्ट्र की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोगों के लिए बात सही है। निश्चित रूप से 5%, 10% लोग सेवा के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन 90% जो व्यक्ति है जिसका साधारणीकरण किया जा सकता है, तो उस साधारणीकरण के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि वो किस लिए जा रहे हैं? वो जा रहे हैं भागीदारी के लिए। नहीं, जैसे मैंने कई दिन पूछा कि आपको दहेज खराब लगता है, लेकिन क्या आप सरकारी अधिकारी हो जाएंगे तो आप दहेज नहीं लेंगे? सरकारी अधिकारी हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप दहेज नहीं लेंगे? हो सकता है कोई इसमें से पर्टिकुलर लड़का कहे कि हाँ नहीं लेंगे, हो सकता है वो लड़के की बात सही हो, लड़के की बात सही हो, लेकिन अभी तो वो दिन आने दीजिए। हो सकता है कभी कभी बहुत सी चीजें दिमाग में रहती हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं लेंगे ना। हम तो सरकारी अधिकारी हैं और हमारा रेट पुलिस वालों के बराबर थोड़ा है, 50 लाख से नीचे नहीं, 50 लाख प्लस फ्लैट ना। हमारा ये ईगो हो जाए तो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है। दूसरा, यहाँ पर मिडिल क्लास की मजबूरी भी है। सबसे दिखावा वाला जीवन जो होता है वो मिडिल क्लास का होता है। यहाँ पर इनकी मजबूरी क्या है कि अगर ये राजभक्ति नहीं करेंगे और सीधे सीधे स्वतंत्रता की मांग करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को उठा करके तुरंत सरकार बैन करने का चांस है, बैन कर सकती है। यानी ऐसा करने के पीछे इनकी मजबूरी भी है। तो जो उदारवादी चरण है उसका बेसिक एम अगर पूछेगा तब क्या बताएंगे? प्रशासन हिस्सेदारी। जैसे इस चीज से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो स्वराज से, तो आप स्वराज को इससे जोड़िए कि इनका अगर स्वराज है भी तो उसमें महारानी महत्वपूर्ण है ना। महारानी का सब बर्थडे बहुत मन से मनाते थे, बहुत दिल से मनाते थे। महारानी तुम जियो हजारों साल। हाँ, महारानी का केक को बाकायदा काटा जाता था कि महारानी रहिए, आप बनी रहिए, आप न्याय की प्रतीक हैं। हमको क्या चाहिए, बस थोड़ा हमको भी कुछ पद पर रख लीजिए। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके पीछे की मजबूरी, सकारात्मक रूप से मजबूरी समझिए कि संभवतः इनका सोचने का तरीका ये है कि अगर इस तरह का काम न किया जाए तो हो सकता है कि हमको उठा करके बैन कर दिया जाए, जैसा कि 1934 में हुआ था। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी को उठा करके बैन कर दिया था। तो इनका दृष्टिकोण समझने का तरीका आपका यही है। इसी को जो गर्मपंथी नेता है वो एक नकारात्मक रूप में चिन्हित करेंगे कि ये तो महारानी का जन्मदिन मनाते हैं। तो महारानी का जन्मदिन मनाना क्या है, एक तरह से उनकी मजबूरी भी थी। नहीं मनाए तो कहाँ जाए, नहीं मनाए तो जाए कहाँ? या तो उठा के बैन कर दिया जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को है। तो यहाँ पर मजबूरी है। और दूसरी ये भी है कि मिडिल क्लास ऐसे ही स्वार्थी होता ही है। मिडिल क्लास कभी किसी का नहीं होता है। मिडिल क्लास बस वो अपनी का होता है। मिडिल क्लास तो इतना स्मार्ट होता है कि गरीब परिवार में पढ़ा है, बढ़ा है और ठीक ठाक जगह नौकरी मिल जाती है, ससुराल ठीक हो जाता है, घर वाला जइबे नहीं करता है, कहता है गौवा में बहुत गर्मी लगती है, गौवा में गर्मी लगती है, हाँ ससुराल में एसी चलती है। लेकिन समस्या ये है कि वो जो बेसिक गांव है आपका, जो आपका घर है, वो अगर नहीं रहता तो आप होते ही नहीं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो मीराबाई चानू की एक फोटो इसमें बड़ी वायरल हो रही है। वो घर पे लौट के आई हैं और सब लोग उनके घर पे बैठ के खा रहे हैं और खाने पे बैठ के खा रहे हैं सर ना। तस्वीर सब लोग, वो खाने की तस्वीर देख के लग रहा है कि एकदम ऑर्डिनरी परिवार है।
हाँ, हमारे जमीन पे बैठ के इसे जमीन आराम पर से बैठ करके, और थाली में भी जैसे उसका अगर बहुत गहरा से विश्लेषण करिए तो बहुत थोड़ा अच्छे परिवार हैं तो थाली में क्या होता है कि दाल अलग कटोरी में होती है, सब्जी अलग कटोरी में होती है। हम लोग क्या करते हैं सब, अरे उसी में दाल, उसी में रोटी, उसी में सब, बगल में प्याज काट के रख देंगे, सब सलाद रख देंगे। नहीं, हम लोग के खाना खाने का सामान्य तरीका क्या है, बहुत कम ऐसा होता है कि थाली में अलग अलग कटोरी हो ना, रोटी हो गई, सब्जी हो गई। अब बहुत अगर कटोरी इस्तेमाल भी की जाती है तो दाल के लिए, सब्जी बगल में रखी रहेगी, वहीं अचार रखा रहेगा, और वहीं अगर सस्ता है तो टमाटर और उसका आपका सलाद है, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। नहीं तो ये वो थाली जो है अगर उसका ध्यान से देखिए तो एकदम सामान्य सा परिवार का बच्चा या बच्ची वो लग रही है। हाँ, अब यही चीज क्या होगी कि धीरे 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 अब ये ग्रो करना है, और ग्रो करने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि उन्हीं बच्चों को वही घर परिवार जो है खराब लगने लगता है। तो ये यहां से तब समझिए कि मिडिल क्लास जो होता है हमेशा खतरनाक होता है। जैसे हम लोग हैं, हमेशा स्वार्थ के पीछे रहते हैं, तो ये इस रूप में समझना है कि यहाँ पर इनकी मजबूरी है, और थोड़ा मिडिल क्लास वाले हैं तो मिडिल क्लास वाले हमेशा इसी तरह से काम ही करते हैं ना। तो कभी कभी गांव में कहावत कही जाती है कि अपना काम है बनता और भाड़ में जाए जनता। हाँ, ये अपना काम बनना चाहिए और जनता से कोई मतलब नहीं। तो बेसिक अगर उद्देश्य पूछेगा तो प्रशासन में भागीदारी, अगर स्वराज है भी तो हमारा अपना स्वराज नहीं होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वराज की बात ये लोग कर रहे हैं। ये इनका बेसिक एम होगा प्रशासन में भागीदारी। तो इसीलिए कहा गया कि इनकी मांग स्वतंत्रता नहीं है, उदार है, यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, प्रशासन में भागीदारी। इसको उदार क्यों कहा गया, ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता की जगह क्या है, स्वराज है, इसीलिए इनकी मांग को कहा गया कि ये उदारवादी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनका ये मानना है कि महारानी की पूरा उनका निष्ठा है, महारानी जिए, लाखों साल जिए, हजारों साल जिए, बस उनसे उनका आशा क्या है, उनसे उनकी मांग क्या है कि क्रमिक रूप से प्रशासन में भागीदारी हमको थोड़ा दीजिए। इसीलिए इसको हम राजभक्ति का चरण भी कह सकते हैं। तो चाहे उदारवादी चरण कहिए और चाहे इसको राजभक्ति का चरण कहिए, दोनों का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ उदारवादी चरण का अर्थ क्या हुआ है, एक ऐसा चरण जिसमें जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य प्रशासन में भागीदारी को लेकर के है, हमारी ये आस्था है कि महारानी बनी रहे, हमारा ये आशा है कि महारानी हमारी बनी रहे, हमको प्रशासन में हिस्सेदारी मिले। ये तो उनकी सोच है। अब जो सोच है उसको एक्टिवेट करने का उनका तरीका क्या है, यानी ये जो उदारवादी हैं उनके कार्य करने की पद्धति क्या है। कार्य करने की पद्धति, प्रार्थना, याचना, प्रार्थना। इसका मतलब क्या हुआ ना, वैसे भी मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास में को लिखा पढ़ी पर ज्यादा विश्वास होता है। जैसे किसी मिडिल क्लास के आदमी को और आप पटक के चार झापड़ मार दीजिए, पैर भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या कहेगा, जानते हैं हम अभी कोर्ट में जाएंगे, आपको समझिए कि आप फंसा देंगे, आपको जाओ कोर्ट में जाओ, पुलिस के पास जाओ, फिर आए पटक के मारिए। वो आपसे प्रतिकार नहीं करेगा, कहेगा कि अच्छा ठीक है ना, अब जिस पर एफआईआर है उस पर हाथ उठाए हो ना, अब सेक्शन 420 की जगह 426 लगेगा। वो उसके लिए फिर दरोगा के पास जाएगा, साहब फिर मारे हैं, अच्छा भाई चलो तुम्हारा सेक्शन बदल दे रहे हैं, और वो वेट करता है 6 साल बाद उसका सुनवाई होती है, हाँ 8-10 साल बाद निर्णय आता है कि हाँ इन्होंने गलती किया था। तो सर त्वरित प्रक्रिया ज्यादा बेहतर होती है क्या, तुरंत की प्रक्रिया ज्यादा बेहतर होती है। सीधी सी बात है, कभी कभी आपकी तुरंत की प्रक्रिया जरूरी है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि कागज वाली प्रक्रिया बहुत है, पढ़ा लिखा आदमी कागजी काम बहुत करता है,
तो अब प्रार्थना पत्र लिखेंगे। एप्लीकेशन वाला काम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कोई बात होगी एप्लीकेशन लिखेंगे, मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगे, मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे। अब देखिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे, और दूसरी चीज क्या है, वो जान रहे हैं कि महारानी जो है वो न्याय की प्रतीक है, तो भाषा उनकी क्या रहेगी, रिक्वेस्टेबल, याचनात्मक। और महारानी अगर नहीं मानी तब कोई बात नहीं, महारानी तो महारानी है ना, एक बार में नहीं मानती है, दूसरी बार मानेंगे। तो इनका मतलब ये कि 3 स्टेप वाले नहीं है, 1 2 1, 1 2 1, ये पूरी प्रक्रिया है, 1 to 1 की प्रक्रिया है। तीसरे स्टेप पे नहीं जाएंगे, यहां से शुरू किए फिर यहीं पे आ गए, यहां पे शुरू किए और यहीं पर आ गए, इसीलिए बोलते हैं प्रार्थना याचना प्रार्थना पर। इसीलिए जो गर्मपंथी नेता हैं वो बोलेंगे ये तो भिखमंगों की राजनीति है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव तत्व क्या है कि जो गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष है, जो गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष है, कहीं ना कहीं इसकी झलक इसमें नहीं मिलती है, प्रार्थना याचना प्रार्थना, संघर्ष विराम संघर्ष। अब इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति गर्मपंथ वाले कह रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि क्या है ये, तो टेक्निक क्या हो गई, प्रार्थना याचना प्रार्थना, 1 2 1। तो जैसे लग रहा है कि मार्च पास्ट कर रहे हैं ना सैनिकों की तरफ से, 1 2 1 1 2 1 ना, उसमें 3 बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, 3। और अगर हाँ, अगर बोलने वाला बोल दिया 1 2 1 और बोलने वाला बोल दिया दाएं मुड़, तो बिना पीछे देखे अब बिना कुछ सोचे मुड़, यानी अगर महारानी ने मना कर दिया तो फिर मना कर दिया, बोला बाएं मुड़ तो बाएं मुड़। कहने का मतलब ये कि इनकी कार्य करने की जो तकनीकी है वो रिक्वेस्टेबल है, सकारात्मक रूप से सोची तो थोड़ा सा धैर्य भी है ना। जैसे नहीं आप लोग अगर थोड़ा सा एकदम चलताऊ भाषा में बात करें तो नहीं गाना आता है कि आज नहीं तो कल बोलेगी, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, करत करत अभ्यास से जड़मत जान, एप्लीकेशन दीजिए। और ये भी नहीं कि किसी को ऐसा एप्लीकेशन दीजिए कि रास्ता में पकड़ गया है प्रेम करोगी कि नहीं, और शादी नहीं की ना तो मार देंगे कट्टा, नहीं। तरीका आपका वही होगा ना, प्लीज ना, बाकी ज्यादा आप समझ, हाँ जो भी समझाना है हाथ पैर जोड़ करके जैसे समझाना है आप समझाइए, लेकिन तरीका क्या करेंगे, गुंडे ही करेंगे क्या, कलर पकड़ लेंगे कि झूठा पकड़ लेंगे। दीजिए बस, नहीं आप तरीका यही होगा ना, मेरे कहने को बस बात समझिए, मेरे कहने का मतलब कि बात वही हुई कि बात महत्वपूर्ण नहीं होती, कहने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है, तो वहां पर रिक्वेस्टेबल तरीका ही अपनाया गया, इसीलिए इसको प्रार्थना याचना प्रार्थना की तकनीकी कहा जाता है। इसी को उदारवादियों की तरफ से, गर्मपंथियों की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की चरण है। तो यहाँ पर क्या समझे हम लोग, उदारवाद क्यों कहते हैं, उदारवाद का अर्थ क्या हुआ, उदारवाद की कार्यप्रणाली क्या हुई, प्रार्थना याचना प्रार्थना क्या है, प्रार्थना याचना प्रार्थना के गांधी जी के से फायदा क्या है। अब हम एक नए तत्व पे आ रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिस पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। अब देखिए इसको पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं, इसको बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण। इसमें से कोई बताएगा कि इसको आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों बोलते हैं, इसको आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों कहा जाता है। क्योंकि सर पहली बार इसमें जो आर्थिक दृष्टिकोण से चीजों को परिभाषित किया गया, जो भारत के माइनस मतलब पिछड़ेपन के कारण हो रहे थे, अर्थव्यवस्था के माध्यम से उसको समझाया गया। ठीक है, कोई और बताइए कि इसको आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों बोला गया, इसको आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों बोला गया।
सर एक ही और जो ऐसे नहीं, अब आपका टाइम आउट। क्या था वो दिमाग में? अरुण, हाँ, जो प्राकृतिक बताते थे कि टाइम आउट, एकदम नहीं, आपका टाइम आउट। इसका क्या मतलब हुआ आर्थिक राष्ट्रवाद का? नेटवर्क नहीं ठीक चल रहा है। विवेक सर हम बताएं? हाँ बताइए, मैं आप ही से पूछ ही रहा था। हाँ सर ये हो सकता है कि इसमें होता है कि आप बिहार में करीब जो है आवाज नहीं जा रही है हमारी। हाँ अब आ रही है। बस विवेक 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अरुण बताइए तो। सर आवाज नहीं जा रही है हमारी। हाँ अब आ रही है, बताइए। आर्थिक राष्ट्रवाद का क्या मतलब हुआ? सर कह रहे हैं कि जैसे नेटवर्क तुम्हारा बहुत गड़बड़ चल रहा है, नेटवर्क में गड़बड़ कर रहा है। भारत आवाज नहीं साफ आ रही। चलिए विवेक आप बताओ तो। सर एक्चुअली में आर्थिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य यहाँ पर यह है हम्म कि सबसे पहली बार जो है भारत के कॉमन पीपल्स और जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग है उसने ये समझा कि उसकी जो समस्याएं हैं, उस समस्या जो आर्थिक समस्या आ रही है उसका काज एक है, कारण एक है, और इसीलिए इसी कारण का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक उनकी आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। तो आर्थिक वजहों से और खासकर आर्थिक मुद्दों को लेकर जो एक आम जनमानस और पढ़ा लिखा मध्य वर्ग में जो एक जागृति आई कि कारण एक है, उनके पिछड़ेपन का, उनके शोषण का। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि एक तरफा प्रवाह हो रहा है, जो उनका मूल कारण है। ठीक है, चलिए ठीक व्याख्या। देखिए जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका आर्थिक उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद इसीलिए कहा जाता है कि इसका मतलब अर्थ की मीमांसा के माध्यम से, मीमांसा माने व्याख्या, कि अर्थ के मीमांसा के माध्यम से यहां पर राष्ट्रवाद को उभारा गया। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र की पहचान, उसके वास्तविक कारणों की पहचान। तो सही मायने में इससे पहले क्या था कि हम पीछे क्यों थे, एक काल्पनिक हमारे पास समाधान था। काल्पनिक समाधान क्या था? हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। इस अवधारणा को बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया गया था और वास्तविक कारण को दबा के रखा गया था। यहां पर पहले क्या किया गया? व्याख्या के माध्यम से बताया गया कि ना, ईश्वर नहीं, इसके लिए जो इंसान है, वो इंसान जो है वो जिम्मेदार है, और इंसान नहीं बल्कि इसके लिए क्या है, ये मुख्य रूप से महारानी जिम्मेदार है। इसके लिए उपनिवेशवाद जिम्मेदार है, इसके लिए साम्राज्यवाद जिम्मेदार है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली बार इस अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसीलिए इसको आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था को जो एक्सप्लेनेशन हुई, उस एक्सप्लेनेशन से सही मायने में हम वास्तविक कारण पर पहुंच पाए कि आखिरकार वास्तविक कारण क्या है। और वास्तविक कारण यह है कि पूंजी का जो निर्गमन हो रहा है, धन का जो निर्गमन हो रहा है, और धन जो भारत से बाहर जा रहा है और उसके बदले में हमका उसका कोई प्रतिफलन नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्या है, वो समस्या सबसे पहली बार हमको समझ में आया, इसीलिए इसको हम आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी ये जो हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद है, इसका अगर मूल अर्थ पूछेगा तो क्या होगा? मूल अर्थ ये कि इस चरण में पहली बार अर्थव्यवस्था की व्याख्या की गई और पिछड़ेपन के लिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को एक तत्व के रूप में देखा गया। इससे पहले क्या था? भारत की गरीबी के कारण के रूप में ईश्वर संबंधी अवधारणा थी। यानी ईश्वर संबंधी अवधारणा ये महत्वपूर्ण थी पहले। अब इसका खंडन किया गया। यहां कहा गया कि ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद है, ये पहली बार ये स्पष्ट किया गया कि हम ईश्वर के कारण से समस्या में नहीं हैं, हम कॉलोनी के कारण से हैं, हम इंपेरियलिज्म के कारण से हैं, हम महारानी के कारण से हैं, और ऐसे कारण से हैं कि जिसमें पूंजी हमारे देश में है, लेकिन पूंजी की कमी हो जा रही है। पूंजी की कमी क्यों हो जा रही है?
पूंजी का जो नॉर्मल व्यवहार होता है, अगर पूंजी के नॉर्मल व्यवहार की बात करें तो पूंजी क्या करती है, दो तरफा व्यवहार करती है। जैसे यहां से यहां जाएगी तो बदले में बी से ए को कुछ लेके आएगी, लेकिन ये जो पूंजी का प्रवाह है वो एक तरफ है, यहां से यहां जा रही है, यानी पूंजी जो है भारत से ब्रिटेन जा रही है, लेकिन बदले में हमको कोई भी प्रतिफलन नहीं मिल रहा है। हमारी पूंजी पर, हमारे कच्चे माल पर ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो रहा है और हम क्या है, एक बाजार की वस्तु बन करके रह गए। ये पूरा का पूरा थाट दादा भाई नौरोजी का है। इसी को ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। ये इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया एक इनकी पंपलेट है, इसे उन्होंने प्रतिपादित किया। और यहां पर उनको अभी देखिए, अभी उनको फिर भी महारानी पे क्या है, विश्वास है। उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने कहा कि रूल नहीं है, ये अन ब्रिटिश रूल है। मतलब मान के चल रहे हैं कि महारानी न्याय का प्रतीक है। यहाँ अन ब्रिटिश लिखने का मतलब क्या है, लेकिन हम लोगों के साथ वो न्याय नहीं कर रही है ना। तो सबसे पहले पॉम्पलेट लिखने का काम इन्होंने किया। अगर पुस्तक पूछेगा तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता, उनकी किताब का नाम क्या है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये उनकी किताब। ये इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी। किताब पूछेगा तो रामेश चंद्र दत्त को बताएगा, पॉम्पलेट पूछेगा तो नौरोजी को बताएगा। फिर ये जो सिद्धांत आया जिसकी गरीबी के कारणों की व्याख्या की गई थी, बाद में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ 96 का, और इसी में इसको मान्यता मिली। और ये सारे विश्लेषण के कारण ही इन्हें भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, इन्हीं को नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं। इनको इंग्लैंड का जो नेता है ग्लैडस्टन, उदारवादी नेता, उसके क्रियाकलाप से इनकी तुलना भी की जाती है। तो भारत के ग्लैडस्टन भी यही है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी यही है, और ये मुख्य रूप से मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी मुख्य रूप से इन्हीं को माना जाता है। ये पूरा सिद्धांत जिसको ड्रेन थ्योरी कहते हैं, ड्रेन थ्योरी के रूप में इनका मुख्य योगदान यही माना जाता है। वास्तविक कारणों की पहचान इनके द्वारा हुई। तो इस रूप में अर्थ तत्व की मीमांसा के आधार पर जो व्याख्या हुई, इसीलिए इसको आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। दीपक, कोई क्वेश्चन? सर ये जो ऊपर बुक लिखा है 1872 में अपनी बुक का सर 1872 एक 1867 होगा। एक बार चेक कर लूंगा, 67 ही होगा, लेकिन हम एक बार चेक करके तब आपको इसको हम वो कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक। तो ये पूरा जो सिद्धांत है उसी को ड्रेन थ्योरी कहते हैं। इसको थोड़ा ऐसे भी समझा देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे देखिए, पहले देखते हैं कि जैसे ड्रेन थ्योरी है, हाँ, इसको रफ पे थोड़ा नोट भी कर लीजिए। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी क्या है, क्या लिखिए, ड्रेन थ्योरी क्या है? धन का एक तरफा प्रवाह ही धन का एक तरफा प्रवाह, धन का एक तरफा प्रवाह ड्रेन थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इस धन प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन इस धन प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन इस धन प्रवाह के प्रतिपादन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया।
और बाद में महागोविंद रानडे, महागोविंद रानडे, जीवी जोशी, जीवी जोशी, जीवी जोशी तथा अन्य नेताओं ने भी इसकी व्याख्या की। अन्य नेताओं ने भी इसकी व्याख्या की। इसकी व्याख्या की। एक सेकेंड थोड़ा रुकिए आप लोग। मुझको लगा कहीं पानी की क्षति हो रही है, तो पता चला कि भगवान बरसात कर रहे हैं। बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है। मुझको लगा कि कहीं घर के में बहुत लापरवाह सदस्य के रूप में गिनती होती है, मुझको लगा पानी कहीं गिर रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन देखा मैंने सुबह बारिश हो रही है। मेरी लापरवाही पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा अभी। तो ये जो व्याख्या हुई है, तो क्या है धन का प्रवाह। अब ये जो धन का प्रवाह है, इसमें सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूं। एक हेडिंग डालिए, धन के प्रवाह की मद। धन के प्रवाह की मद। धन के प्रवाह की मद। लिखिए, धन के प्रवाह की मद। धन के प्रवाह की मद की प्रवाह की मद विभिन्न चरणों में अलग अलग रूप में देखी जा सकती है। हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि 1858 से पूर्व धन प्रवाह में कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आप लोगों को? पूछा गया था कि नहीं किसी परीक्षा में? ये क्वेश्चन कुछ, लेकिन ऑप्शन नहीं याद है सर। मैं ऑप्शन बताता हूँ, याद आ जाएगा। ये मैंने पूछा था कच्चा माल, प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन, फिर मैंने दिया था आपको भारत सचिव का वेतन, और यहां पर ये मजदूरों का श्रम। चलिए, इसमें आंसर क्या होगा बताइए?
आंसर क्या होगा? सर ये वेतन वाला क्या लिखा है? देखिए ये लिखा है कच्चा माल, ये प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन, प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन, ये भारत सचिव, मजदूरों का श्रम। ये 4 ऑप्शन थे, क्या होगा? भारत सचिव होगा। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? प्रश्न ठीक यही था, बस हो सकता है भाषा कोई अलग हो थोड़ा सा। प्रश्न यही था कि धन प्रवाह में क्या शामिल नहीं होगा, बताइए क्या उसका उत्तर होगा? मजदूरों का श्रम। नहीं प्रशांत, प्रशांत यस सर। तो देखो अभी आप छोटे हो, ये नहीं सोचना चाहिए। पहले ये सोचो कि ये प्रश्न तुम समझ पा रहे हो, उत्तर पे मत उस जाओ। दिन आपने वो किसान वो बात ही नहीं। पहले ये बताओ प्रश्न समझ रहे हो तब उत्तर आएगा, प्रश्न अगर नहीं समझ रहे हो तो उत्तर नहीं आएगा। प्रश्न समझ रहे हो? सर मतलब जो अर्थव्यवस्था में कौन सा मनी फ्लो शामिल नहीं था? ये नहीं बोला गया है, ये बोला गया है कि धन प्रवाह के अंतर्गत कौन सा आइटम शामिल नहीं है। मतलब सर हाँ, तो यही ना कह रहे हैं, पहले प्रश्न समझो। हाँ, उत्तर पे नहीं जाओ, प्रश्न समझ जाओगे उत्तर अपने आप आ जाएगा। विवेक इस प्रश्न का प्रश्न समझना, इस प्रश्न को। विवेक आवाज पहुंच रही है? नहीं। अरुण, यस सर। प्रश्न को समझ में आ रहा है? सर सर यही लग रहा है कि मतलब सर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देंगे क्या सर? हाँ, 1858 से पूर्व धन प्रवाह में, 1858 से पूर्व धन प्रवाह में कौन शामिल नहीं था? कच्चा माल, प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन, भारत सचिव और मजदूरों का श्रम। हाँ सर समझ रहे हैं प्रश्न। हाँ, क्या उत्तर होगा? भारत सचिव होगा सर। भारत सचिव होगा। अरुण, यस सर। क्या होगा उत्तर? सर यहाँ पे धन प्रवाह का मतलब यही है ना कि यहाँ से जो भी सामान जाता था ब्रिटेन के लिए, तो उसी से उनका मतलब वेतन दिया जाता था। वो अपने यहाँ से वेतन नहीं देते थे। तो ठीक है, सब कुछ है। उत्तर क्या होगा क्वेश्चन का? भारत सचिव ही होगा सर सचिव होगा। क्यों होगा सचिव? सर वो धन के प्रवाह का मतलब कि मतलब दोनों तरफ से सर्कुलेशन हो, और वेतन उनका दिया जाता। काम यहाँ कर रहे थे, वेतन सॉरी काम वहाँ के लिए कर रहे थे, वेतन यहाँ से दिया जा रहा था। हाँ, तब तो वो तो धन प्रवाह हो ही गया ना। सर मजदूरों को जो धन दिया जाता हमारे था लिए थोड़ा वो काम तो कर यहाँ रहे पे थे, दिया काम तो अपने लिए कर रहे थे। हम क्यों वेतन दे? वो तो लंदन में बैठे थे, हम क्यों वेतन दे? सर विवेक, काम अपने लिए कर रहे थे, वेतन हम दे रहे थे ना। हाँ तो हम दे रहे थे तो धन का प्रवाह तो हुआ ही ना भाई। आप सर अपना एक्चुअली वेतन हम दे रहे हैं, जी तो आपके काम के लिए हम क्यों वेतन दें? विवेक इसको एक्सप्लेन करो तो बाबू। सर एक्चुअली में कह रहे हैं कि सर भारत सचिव का पद था ही नहीं था, और हाँ, ये प्रश्न को हमने बहुत आसान किया था ताकि आप लोग पकड़ ले जाएं। ठीक है, प्रश्न तो बहुत जटिल है, ऐसा नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्लू दिया था कि आपको बहुत नहीं भी नॉलेज है तो आप उसको निकाल ले जाएंगे। पहले सोचने वाली बात ये है कि जब यहाँ से 58 से पूर्व बोला है तो 18 से पूर्व ये है ही नहीं। 1858 में बनाया ही गया था। अब देखिए मजेदार बात क्या है, ये भी ड्रेन थ्योरी का पार्ट है, ड्रेन थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि चूंकि 1858 पूछ दिया तो इसका मतलब ये पार्ट नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हमको क्या कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि धन प्रवाह है क्या। अब एक हेडिंग डालिए तो हम उसको और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि धन प्रवाह के चरण। अब इसको हम पहले समझा रहे हैं, समझ लीजिए कि इसमें बहुत फाइन क्वेश्चन आता है।
ठीक है, लिखिएगा नहीं, पहले मैं समझाता हूं उसको। देखिए, उपनिवेशवाद को जो प्रथम चरण माना जाता है वो 1757 से लेकर के 1813 तक, फिर 1813 से लेकर के 1857 तक, फिर 1857 से लेकर के 1947, 3 चरण ये माना जाता है। अब देखिए, पहले चरण में जो हमारा राजस्व था, रेवेन्यू सिस्टम, ये इसके अंतर्गत आएगा। जैसे आप खुद सोचिए कि देश हमारा है, सब कुछ हम काम कर रहे हैं, तो दीवानी अंग्रेजों की क्यों रहेगी? दीवानी पर तो भारत के लोगों का अधिकार है ना, और हमारा राजस्व लेकर के और हमारा ही सामान खरीद करके हमारा पैसा दे रहे थे। इसका मतलब राजस्व हमारा क्या हुआ? हमारा राजस्व लिए, लेकिन बदले में हमको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। ये करना शुरू किए, फिर उसी तरह से क्या है, यहां पर मजदूरों का शोषण भी होना शुरू हुआ, मजदूरों का शोषण होना शुरू हुआ। कोई काम 10 रुपए का है, 2 रुपया दिए, 8 रुपया दिए ही नहीं, वो 8 रुपया कहाँ चला गया? हमारा 10 रुपया के बदले हमको 10 रुपया मिलना चाहिए ना, मिला हमको कितना? 2 रुपया, कभी कभी तो वो भी नहीं मिला। तो ये सब क्या है, हमारा उत्पादन हुआ लेकिन उसका लाभ हमको नहीं मिला। 13 से 57 में अर्थव्यवस्था ने स्वरूप बदला, भारत से कच्चा माल भेजा गया, लेकिन उस कच्चा माल के बदले हमको कुछ नहीं मिला। ये 1813-57 ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लोगों को लाभ में हिस्सेदारी दी जाती थी। बैठे हैं लंदन में, हिस्सेदारी ये लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। 13 से 57 में क्या हुआ, 57 से क्या हुआ, राज्य सचिव बना, राष्ट्र सचिव लंदन में है और वेतन हमसे ले जा रहा है, इसके लिए हमारी कोई प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी नहीं है। उच्चायुक्त है, ले जा रहा है। तो हर चरण में अपना कुछ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट रखना है, बस ये रखना है कि हमारा कुछ चीज यहां से यहां जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमको रिजल्टेंट हमारा क्या मिल रहा है? 0। रिजल्टेंट हमारा क्या मिल रहा है? 0। रिजल्टेंट हमारा क्या मिल रहा है? 0। हाँ, अब जैसे किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आप गवर्नर जनरल को क्यों नहीं लिख रहे हैं, वाइसराय को क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इनका वेतन धन निर्गम नहीं है, ये तो कि काम कर रहे हैं ना, जैसे इनको हम वेतन दे रहे हैं, जैसे इनको हम वेतन दिए तो ये यहाँ पर काम भी तो कर रहे हैं, तो इनका वेतन धन निर्गम नहीं, कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य सचिव डायरेक्टली हमारे लिए कौन सा काम कर रहा है? हाँ, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, भारत पर युद्ध कर लगता था, ब्रिटेन दूसरे देश में जाकर के युद्ध कर रहा है, और टैक्स कौन देता था? भारत देता था। तो ये बताइए कि आप जाकर के दूसरे देश में युद्ध करिए और टैक्सेशन हमसे लीजिए, तो ये कौन सा बात हुई भाई? युद्ध आप कर रहे हैं, सैनिक खर्चा आपका हो रहा है और उसकी क्षतिपूर्ति आप कर रहे हैं, युद्ध की क्षतिपूर्ति हमसे ले रहे हैं। तो हमारे पैसे पे आप युद्ध लड़िए, हम गरीबी से मरे, हम पूंजी से मरे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत उलझा के टीचर चाहेगा तो आपको ऑप्शन बना करके देगा, बस आपको क्या करना है, ये देखना है कि हाँ, जो भी मद होगी उस मद पर ये कॉन्सेप्ट लगा के देखना है कि उस मद का सही मायने में जो हम जा रहा है, लेकिन बदले में हमको कुछ भी प्रतिफलन नहीं मिल रहा है, बस एक तरफ हो जाए दूसरी तरफ नहीं जाए, तो उसी को हम कहेंगे कि ये ड्रेन थ्योरी है। तो पहले चरण में रेवेन्यू सिस्टम ड्रेन थ्योरी है, मजदूरों को वेतन कम दिया गया वो ड्रेन थ्योरी है, कच्चा माल लेकर के गए वो ड्रेन थ्योरी है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हिस्सेदारी कुछ लोगों को दी गई वो ड्रेन थ्योरी है। 1857 के बाद कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, कंपनी को बनाए रखा गया था
और कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10% ये लोग लाभ में हिस्सेदारी देते थे, 10% हिस्सेदारी देते थे, 10% यहाँ पे हिस्सेदारी की बात होती थी तो 10% वहां पे हिस्सेदारी देते थे। ये महत्वपूर्ण रूप से जो मुद्दा होगा इसी को हम ड्रेन थ्योरी कहेंगे। तो इस पे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको बना करके निकाल के देंगे। हाँ, तो ये तो हर चरण में उसका मध्य जो है वो अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। पहले ये बताइए, बात समझ में आ रही है क्या है कैसे है? नहीं कि इस पे क्वेश्चन बहुत फाइन आते हैं। अनिल, प्रवाह का मतलब सर वो नहीं क्लियर हो रहा, जो धन प्रवाह सर है। कुछ समझ में आ रहा है इसका। क्या कह रहे हैं? अब लग रहा है कि एक आध जगह बैठने की आप लोगों को जगह तलाशना पड़ेगा, तो वहीं सब लोग बैठ करके कुर्सी लगवा दें, बैठ के पढ़िए, उसी में एक तो टीवी लगवा दें और एक तो वाईफाई लगवा दें। क्यों दीपक जी? अब लग रहा है कि एक कमरा लेके उसी में टीवी लगवाना पड़ेगा, उसी में 10-15 ठो कुर्सी लगवा दें, वहीं बैठ करके पढ़िए आप लोग। ऐसे किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा? चलिए इसको उतार लीजिए, फिर बात होती है इस पे। इस आज वाला भी वीडियो डाल दीजिएगा सर, डाल दो बार देखने जगह से। कल परसों वाला डाल दिया मैंने। जल्दी बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए। हो गया सर। हो गया? चलिए, अब ये जो पहला चरण है 20 वर्ष का जो चरण है वो समाप्त होता है और हम लोग एक नए चरण में प्रवेश करते हैं जहां पे बोलते हैं कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अब ये देखते हैं हम लोग कि बंगाल का विभाजन जो है क्यों किया गया था। तो सरकार का ये मानना था कि बंगाल का जो एरिया है वो एरिया निश्चित रूप से काफी विस्तृत है, तो इसको बांट दिया जाए। ऐसा शेरशाह सूरी ने भी किया था कि इसका प्रशासनिक विभाजन कर दिया जाए
तो प्रशासनिक विभाजन से चीजें जो होंगी आसान होंगी। लेकिन सरकार का वहां पर मुख्य इंटेंशन क्या था कि वो इस तरह से बंटवारा किया जाए कि वहां पर हिंदू वर्सेज मुसलमान हो जाए। यानी ये जो विभाजन की रणनीति उनकी है, वो विभाजन की रणनीति क्या है, एक दूसरे से लड़वाने का तरीका है। अब ये जो विभाजन की रणनीति है, उस विभाजन की रणनीति के खिलाफ बंगाल में एक आंदोलन हुआ जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का क्या विशेषता है, स्वदेशी आंदोलन को क्यों कहा गया। तो कुल मिला कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि कैसे यहाँ पर बननी शुरू होती है। अब देखिए ध्यान से, 1903, 1905 फेज 1, फेज 2, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल विभाजन को सामान्य रूप से आप 16 अक्टूबर 1905 से समझने का प्रयास करते हैं, और गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन से घोषणा जो है वो प्रभावी हुई थी, तो ठीक है। लेकिन उसके पहले का इतिहास थोड़ा डिटेल में जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा 1903 में प्रकाशित हुई, और 1903 में जो तत्कालीन गृह सचिव है उसका नाम है रिजले। रिजले तो सबसे पहले 1903 में रिजले ने ही समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करवाया, सूचना दिलवाया कि बंगाल विभाजन की योजना तैयार है और बंगाल को विभाजित किया जाएगा। जैसे ये 1903 में चलती है तो उसमें कांग्रेस किस चरण में चल रही है, कांग्रेस उदारवादी चरण में चल रही है। और इस जैसे ही प्रकाशन शुरू हुआ वैसे ही जो उदारवादी स्तर के नेता हैं, इन उदारवादी स्तर के नेताओं ने विरोध करना यहाँ पर शुरू कर दिया, और उनके विरोध करने का तरीका वही है, प्रार्थना, याचना, प्रार्थना। लोगों से जाते, सिग्नेचर कराते ना, सड़कों पर घूमते, लोगों से सिग्नेचर कराते कि भाई आप बंगाल विभाजन के खिलाफ हैं, तो सिग्नेचर करता, एक सिग्नेचर हड़ताल शुरू हुआ कि सिग्नेचर किया जाएगा। उदारवादियों ने सोचा कि शायद इससे एक मुहिम शुरू होगी और सरकार जो है इस बात को थोड़ा सा नहीं मानेगी। ये जो उदारवादियों की मुहिम थी ये असफल होती, सरकार एक कदम आगे आ गई ना। सरकार ने यहां पर एक गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम है फुल्लर, ठीक है। गवर्नर जनरल कर्जन है, ठीक है। फुल्लर आता है, और फुल्लर का जो व्यक्तित्व है उसके स्टेटमेंट से समझ में आता है, उसी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान हमारी दो पत्नियां हैं, मुसलमान अलग चहेती है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का वो प्रयास। तो उदारवादी चरण का भी सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ा, और 1905 के शुरुआत के चरण में सरकार ने कहा कि नहीं, हम इस विभाजन को करेंगे। अब इसके बाद से क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक में 2 सालों में यहां पर एक चेंजिंग आई कि उदारवाद का जो नेचर था, देखिए बंगाल का विभाजन का महत्व यही है कि उसने एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया कि अब यहां से क्या है, एक गर्म पंथ का आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो गर्म पंथ का आंदोलन हुआ, उस गर्म पंथ के आंदोलन के लिए कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा हुई कि हम पुरानी रणनीति को, ये कलकत्ता का टाउन हॉल सभा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से रणनीति जो है वो परिवर्तन हुई। अभी तक जो रणनीति थी वो उदारवादी रणनीति थी, अब ये कहा गया कि जो उदारवादी रणनीति है वो चेंज होगी। अब ये उदारवादी रणनीति जो है वो स्वदेशी में बदलेगी, वो बहिष्कार में बदलेगी, रणनीति चेंज हो गई। कौन सी सभा? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता का टाउन हॉल, और जिसकी अध्यक्षता
कासिम बाजार के महाराजा मानिकचंद नंदिनी की थी। तो ये अधिवेशन इस रूप में महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ कि हम स्वदेशी बहिष्कार को लेकर के चलेंगे और आंदोलन की शुरुआत हो गई। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है, यहाँ पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस सारी समस्या के बाद भी सरकार पीछे नहीं हटेगी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन है वो प्रभावित कर दिया जाएगा। यानी 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन जो है, इस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लोग वैसे भी विरोध की प्रवृत्ति 2 साल से बनी रही थी। ये 16 अक्टूबर 1905 विभाजन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके लिए पहले से ही रणनीति बन रही थी, रणनीति दिखाई दी। उस दिन को शोक दिवस के रूप में सब लोगों ने मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर अलग विचारधारा के थे, उनके लिए कुछ ना कुछ अलग होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको रक्षाबंधन दिवस मनाओ। क्यों मनाओ? रक्षाबंधन से हिंदू मुस्लिम की बॉन्डिंग अच्छी होगी। एक स्थानीय नेता है जिनका नाम है रमेंद्र त्रिवेदी, उनका कहना है कि इसको अरंधन दिवस मनाओ। कुल मिला जुला के समाज को जोड़ने का प्रयास इसके अंतर्गत करने का काम हुआ कि बंगाल की विभाजन के माध्यम से हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कम से कम बनी रही। अब ये तो औपचारिक हो गई। अब टैक्टिक्स पे आ गए, क्या क्या किया जाए। तो पहली बार ये कहा गया कि हमको स्वदेशी हमको अपनाना है। स्वदेशी अपनाने से सरकार को घाटा होगा। इस क्रम में क्या क्या किया गया? स्वदेशी को अपनाया जाएगा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। तो स्वदेशी के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। देखिए, प्रफुल्ल चंद्र रॉय फैक्ट्री की स्थापना, नीलरतन सरकार तमाम तरह के इंटरप्राइजेस की स्थापना, टेक्निकल विकास के लिए जोगेंद्र घोष ने एक समिति बनाई, साथियों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू की। यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने का इनका प्रयास। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, मुख्य योगदान इसमें सतीश चंद्र मुखर्जी। इसी समय नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, पहला प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया गया। यानी ये शिक्षा के लिए भी प्रयास हुआ। इसी तरह से सांस्कृतिक जागरण हुआ। सांस्कृतिक जागरण के अंतर्गत बहुत सी समितियां बनी, डॉन समिति, अनुशीलन समिति, एंटी सर्कुलर सोसाइटी। ये सब क्या है? ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का प्रयास। वंदे मातरम हिट हुआ। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला लिखा, यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। इसी समय चित्रकला के विकास के लिए 1906 रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, चित्रकला का विकास। तो कुल मिला जुला के मोदी जी जो आज की बात कह रहे हैं ना, वही स्वदेशी आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास किया गया। पत्रिकाएं भी इसीलिए खूब अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पत्रिकाएं इसमें लिखी गई। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास जो है वो देखा गया। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, और इस रूप में स्वदेशी को अपनाया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। तो ये जो स्वदेशी की प्रवृत्ति है, इस रूप में महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी की प्रवृत्ति से सरकार को इन लोगों ने पंगु करने का प्रयास किया। सर, हाँ, डांस सोसाइटी मुख्य रूप से किसका योगदान था इसके? सतीश चंद्र मुखर्जी। मुखर्जी की बनर्जी? मुखर्जी बनर्जी दोनों, कोई भी लिख लीजिए। ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य प्रवृत्ति होगी। अब पहली बार ये होता है कि कोई आंदोलन ऐसा होता है भारत में कांग्रेस की स्थापना के बाद कि ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। इस आंदोलन का अखिल भारतीय विस्तार देखा गया। यानी अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार हुआ। यानी बस बंगाल तक ये प्रणाली सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल के साथ साथ ये पूरे भारत में इसके विरोध की लहर जो है वो देखी जा सकती है। यानी बंगाल से पहली बार हम किसी आंदोलन के लोग लेकर के अब पूरे भारत में चलेंगे।
ये प्रक्रिया बंगाल से शुरू हुई। ये पूरा का पूरा देखिए, ये सिस्टम पूरा बंगाल है, यूपी है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, इन सब जगहों पे इसका अखिल भारतीय विस्तार जो है वो देखा जा सकता है। जैसे संयुक्त प्रांत है, यहाँ पे सचिंद्रनाथ सान्याल है, सुंदरलाल है। हाँ, सुंदरलाल की महत्वपूर्ण क्या है, उन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा। कांग्रेस का इतिहास दो लोगों ने लिखा है, एक पट्टाभाई सीतारामैया ने लिखा है और एक सुंदरलाल ने लिखा है। और बाद में देखिए पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा भी कांग्रेस का सरकारी इतिहास था। ये दोनों तथ्य के रूप में ध्यान रखना। इसी समय जो मेहता बंधु हैं, इन्होंने पाटीदार युवक मंडल की स्थापना की। संयुक्त प्रांत में इस तरह से आंदोलन चला। पंजाब में यहाँ पर लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से आगे ले जाने में काम किया। उसी समय पत्रिका निकाले, सिराजुद्दीन ने अपनी पत्रिका जमींदार निकाली। दिल्ली में एक चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा, वो नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व करेंगे और आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व जो है हरि सर्वोत्तम राव करेंगे। यानी लगभग अखिल भारतीय स्तर पे इस विद्रोह की परंपरा को देखा जा सकता है। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ तो यहाँ पर कई लोगों का महत्वपूर्ण रूप से योगदान है, जैसे चिदम्बरम पिल्लई हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो चिदम्बरम पिल्लई हैं, ये इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि पहली एक तरह से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, यानी कि नाव पानी वाली जहाज को बनाने का काम इन्हीं की कंपनी ने करना शुरू किया। ये यहाँ पर मद्रास में भी स्वदेशी आंदोलन की एक लंबी परंपरा देखी जा सकती है। और इसमें एक हड़ताल महत्वपूर्ण हुई, एक महत्वपूर्ण हड़ताल हुई, और वो जो हड़ताल हुई वो सुब्रमण्यम शिवा के द्वारा हुआ। सुब्रमण्यम शिवा, और ये हड़ताल उस समय की उस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल मानी जाती है। और इसमें मुख्य योगदान सुब्रमण्यम शिवा है, चिदम्बरम पिल्लई है। ये चिदम्बरम पिल्लई का कंपनी है। यानी दक्षिण भारत में भी ये आंदोलन जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। यानी पहला ऐसे भारत का आंदोलन है जिसका हम अखिल भारतीय आंदोलन या अखिल भारतीय स्तर पर विकास दे सकते हैं। अब जब स्वदेशी आंदोलन का विकास शुरू हुआ, 1905 में विकास शुरू हुआ, सब लोगों की इसमें भागीदारी हुई। छात्र भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, ग्रामीण वर्ग भी है ना, यहाँ पर शहरी वर्ग भी है। इन सब की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण। छात्र यहाँ पर विशेष है। छात्रों को रोकने के लिए एक सर्कुलर है, एक न्यायाधीश है जिनका नाम है कालाइल। ये कालाइल सर्कुलर है, छात्रों को भी भागीदारी न करें। तो छात्रों को जितना रोकने का प्रयास किया जाएगा वो उतना भागीदारी करेंगे। यहाँ पे सरकार लगभग असफल है। फिर याद होगा 1904 कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, उससे भी रोकने का प्रयास किया गया। और धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सरकार को भी थोड़ा थोड़ा अपने पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। सरकार द्वारा एक जॉर्ज अरुंडेल समिति का गठन किया गया। उससे क्वेश्चन किया गया कि आप विचार करके ये बताओ कि क्या बंगाल विभाजन चलना चाहिए कि नहीं। उसने कहा कि ना, विभाजन को रद्द करना चाहिए। फिर भी सरकार अब सब समझ रही है, लेकिन अंततः जब दिल्ली दरबार की घोषणा हुई 1911, उसी समय बंगाल विभाजन की घोषणा को, यानी 1905 1911, कम से कम पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज पूरी तरह से बैकफुट पर गए ना। लेकिन जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है ना, तो भले ही यहाँ वापस लौट के आ जाए, भले कहा जाता है कि शाम को भूला घर को आ जाए, लेकिन शाम को भूला जब घर को आता है ना, तो अब डाउट तो क्रिएट ही करके चला जाता है। 2-4 दिन भले प्रेम का हो जाता है, भले उसको डाउट में 2-4 दिन थोड़ा प्यार उसको ज्यादा मिले, लेकिन अब रात में भी कभी कभी आदमी उठ के देखता है ससुरा चला तो नहीं गया कहीं,
क्योंकि एक डाउट क्रिएट होता है। कहने का मतलब ये कि 1905 से 1911 में हम आ गए, लेकिन 1905 में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता हम यहाँ पर महसूस करते हैं, 1911 में अब इस पर डाउट क्रिएट हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर अब लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई। हाँ, ये यहां से यहां में अलग सा परिवर्तन हुआ। दूसरा, जो कांग्रेस 1905 में दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस 1906 में दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस 1911 में नहीं दिखाई दे रही। क्यों? 1907 आया, वैचारिक स्तर पर कांग्रेस दो भागों में बट गई, और इसके बीच का जो समय है 2011 की जो कांग्रेस है, वो एक हताश कांग्रेस है, एक निराश कांग्रेस है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सबसे बुरी स्थिति कब होती है? सबसे बुरी स्थिति तब होती है जब पुराना चला जाए और नया कोई ना आए। उदारवादियों का पीढ़ी समाप्त हो रही थी, गर्मपंथी अपने को जस्टिफाई नहीं कर पाए ना। बूढ़े लोग इसीलिए सफल होते हैं ना, बूढ़े लोग को हटाने के लिए जवान प्रयास करते हैं ना, लेकिन जवान तो दिन भर मोबाइलें चलाने में बिजी है, तो नया विकल्प तो दे ही नहीं पाता है। जब नया विकल्प नहीं दे पाएगा तो आदमी को फिर दूसरा विकल्प सही लगेगा। भाई गरम पंथ सही मायने में, गरम पंथ ने कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया बताइए आप लोग? 1885 से 1905 के एरा को उदारवाद कहते हैं। गरम पंथ कब से कब के एरा को कहते हैं? किस ईयर से किस ईयर के बीच को हम गरम पंथ कहते हैं? और गरम पंथ ने क्या दिया? कोई स्पेसिफिक जोन नहीं बन पाया गरम उनका वही चीज है ना कि पुराना गया, नया आ नहीं पाया। थोड़ा सा बेसेंट वगैरह आकर के, और लेकिन सर एक चीज है, उल्कापात की तरह से वो आते हैं, थोड़ी सी चमक उत्पन्न करते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। और 1910, 11, 12, 13, 14 का भारत एक शून्य की ओर ताक रहा है, किसी को निहार रहा है, देख रहा है। किसी नए व्यक्तित्व की तलाश में है। वो व्यक्तित्व आएगा 1914-15, महात्मा गांधी। लेकिन सर जैसे गरम पंथ का पर वो आएगा तो फिर वो जाएगा नहीं, आज तक वो फिर नहीं गया। अब आप बोलिए, बताइए। सर जैसे गरम पंथ का क्या रहा, जैसे कहा जाता रहे आप, तो जैसे ये भी तो लोग कहते हैं कि कहा जाता है कि आजादी चरखा चलाने से नहीं आई थी। वो तो बताए ना कि, तो बताएं वो लोग ना कि आजादी किससे आई। बात समस्या ये उग्र राष्ट्रवाद से आई। समस्या ये है कि आप किसी चीज का विश्लेषण उस विषय वस्तु के लिए करना चाहते हैं कि किसी की महिमा का खंडन करने के लिए करना चाहते हैं। अगर गांधी जी की आलोचना करने के लिए कोई चीज कहना है तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादातर लोग विषय वस्तु का विश्लेषण नहीं करते हैं, बस गांधी जी की महिमा का खंडन करने के लिए। अगर आजादी चरखा चलाने से नहीं आई तो किससे आई? चरखा चलाने से ही नहीं आई, लेकिन चरखा चलाने का एक योगदान तो था ना। ये उन्हीं लोगों का ये वही लोग हैं जो व्यवस्था में कहीं भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक वर्ग विशेष क्या करता है कि दूसरे की आलोचना करता है, और वीर सावरकर का महिमा का मंडन करेगा। उसमें भी खराब नहीं है, वीर सावरकर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खराब तब है जब वही लोग महात्मा गांधी का खंडन करना शुरू करेंगे। वही लोग फिर महात्मा गांधी का खंडन करना शुरू करेंगे। तो हुआ ये ना कि जो ये नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी के साथ हमेशा ये समस्या रहती है। नई पीढ़ी सोचती बहुत है, बोलती बहुत है, लेकिन जब करने की बात आती है तब तो 3 घंटा मैसेज करती रहती है, और 3 साल बाद उसको पता चलता है कि जिससे हम चैट कर रहे थे वो तो लड़का था। ये नई पीढ़ी की समस्या है कि वो अपना टारगेट ही नहीं तलाश कर पाती है।
तो इसीलिए देखिए पुरानी पीढ़ी हमेशा हावी रहती है ना। आपके लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। एक स्टेज में लड़के 18 साल 20 साल, ओलंपिक में देखिए जितने नए नए अच्छे खिलाड़ी हैं सब, कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल, यही ना खिलाड़ी हैं। यहाँ 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल में लड़कों का एक वर्ग यह है, बस वो यही बतियाता है कौन आती है कौन जाती है, किसका किससे चक्कर चल रहा है, बस यही यही 1 साल 2 साल 3 साल जो आपके जीवन में कुछ भी करने का है। आप लोग आज मैच नहीं देख रहे थे, हम भी बहुत नहीं देख पाते, सुबह संयोग से खाली था तो मैं देख रहा था। बांग्लादेश की एक लड़की थी, हाँ नाम तो मैं भूल गया, 17 ईयर्स की थी वो इसमें तीरंदाजी में, और बहुत अच्छा वो खेल रही थी। हालांकि हार गई वो, लेकिन बहुत अच्छा खेल रही थी। और खेलने के बाद सबसे बढ़िया चीज जो उसकी थी, उसकी कमेंटेटर भी तारीफ कर रहा था, वो भाई साहब खेलते समय भी हंस रही थी। खेलते समय भी वो उसकी हंसी जो है वो थी। ये कितना बड़ी बात है कि आप खेलते समय भी आपको वर्ल्ड टॉप क्लास का आपका कंपटीशन हो, और वर्ल्ड क्लास के कंपटीशन में और आप हंस दें, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। और जो लड़का तीरंदाजी में जिसका क्या नाम था दीपक उसका? अतानु दास। हाँ तपानु दास। तपानु दास की जानते हैं? अतानु, तपानु नहीं, अतानु। अतानु दास। अतानु दास की मजेदार बात बताएं आपको जी। उनको जो शूटिंग के लिए तीर ले आ के दे रही थी जो लड़की, वो लड़की उनकी पत्नी थी। तो कमेंटेटर शुरू से बोल रहा था कि ठीक है जो ये 12 के ओलंपिक चैंपियन है ना, उनके पास भाई अनुभव बहुत है, इनके पास दास के पास युवा जोश बहुत है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज जो है वो कोरिया वाले के पास नहीं है, और एक चीज इनके पास है। वो क्या है कि इनकी सपोर्ट में इनकी पत्नी खड़ी है। ये चीज बहुत खतर, वो पहले से कमेंटेटर हंसी में उस चीज को बोल रहा था कि ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये चीज कोरिया के पास नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज भारी पड़े, और भारी पड़ गई। अच्छा सर, ये एक बूस्टर के रूप में काम करता कोई, अगर अपना बहुत क्लोज मतलब कोई नजदीकी तरीके से है तो एकदम वो भी अगर दूर रहे और उस समय रहे तो और अच्छा है, दूर रहे तब तो और अच्छा है ना भाई। पत्नी तीर सेलेक्ट करके लेके आ रही है, दे रही है, तो आपका परल बूस्टर तो बेहतर रहेगा ही रहेगा ना। जी जी। तो हम ये क्या कह रहे हैं आपसे कि युवा हम लोग पीछे क्यों हो रहे हैं। हमारा जो क्रीम पीरियड होता है 17 से 20-22 का 3-4 साल, वो 3-4 साल हम लक्ष्य में गुजार रहे हैं कि मोबाइल पर गुजार रहे हैं कि वेस्टेज चीजों में गुजार रहे हैं, ये तो महत्वपूर्ण है। तो गरम पंथ के साथ वही हुआ, ये गरम पंथ आया लेकिन कुछ अस्थाई नहीं दे पाया, और ऐसी स्थिति में ना कुछ नहीं समझ में आता है, तभी कट्टा बम बंदूक चलता है। और इसीलिए देखिए लड़कों का एक वर्ग ऐसा आया कि उसको कुछ नहीं समझ में आया, पुराने वालों को समझ नहीं रहा, नया वाला कुछ सही सही बता ही नहीं रहा है, तो वो सब क्या किए, जब कुछ नहीं समझ में आता आदमी हिंसा करता है, ले कुछ नहीं है, ले कट्टा मार दो धड़ाम, बंदूक मार दो धड़ाम, कट्टा बंदूक ना ले मार दो, डंडा मार दो। ये गरमपंथियों की असफलता का ही परिणाम था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं है। पुरानों के साथ वो जा नहीं सकते हैं, नए कुछ नया विकल्प देने में सक्षम नहीं है। तो नए जब नया विकल्प देने में सक्षम नहीं तो क्या करें। तो कभी कभी हताश आदमी क्या करता है, गोली कट्टा बम चलाएगा नहीं। यूपी में भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के साथ अभी यही स्थिति आ गई है, गोली कट्टा बम चलाएं। तो प्राइवेट टीचरों की बड़ी स्थिति खराब है। पूरा एजुकेशन सेक्टर ही खत्म हो गया ना भाई। अच्छा सर, एक चीज देखिए, उत्तराखंड में स्कूल खुल रहा है, 5-6 कोचिंग खुल रही है, बिहार में भी बातचीत, यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है इसी तरह से। उत्तर प्रदेश उनको कोई मतलब नहीं है उससे ना, उनको उससे क्या अब मतलब एक मतलब झूठी चर्चा भी नहीं हो रही है कि हम खोलेंगे नहीं खोलेंगे, कुछ मतलब कोई चर्चा ही नहीं। दूसरा चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप अभी एक बार नहीं, 1 महीना नहीं खोलेंगे,
फिर दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगा, तो सेशन आपका खत्म, सेशन आपका खत्म, फिर गया। फिर दिसंबर जनवरी के बाद कौन सेशन बनाता है भाई? और फिर ऑस्ट्रेलिया की संसद का भी योगी जी को हमको दे दीजिए। ले ले, हम लोग तो चाहते हैं ले लें, हम योगी लोग जी तो को चाहते मांग हैं रहे कि हैं। ले लें। तो यहाँ ना मूल रूप से क्या समझना है कि दिक्कत यही हुई, उसी के बाद का कंडीशन, इसीलिए बोल रहे हैं कि जहां हम 1905 में थे, 1911 में फिर से वहीं लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय भारत में कई चीजें ऐसी हो गई जो नकारात्मक हो गई, उसका प्रभाव आगे की राजनीति में देखने को आपको मिलेगा। यानी 1905 से हम 11 में गए, 11 से 5 में गए, लेकिन आने जाने के बीच में बहुत सी चीजों का क्षय हुआ, और वो जो क्षय होगा एक निर्णायक क्षय होगा जो भारत की राजनीति को अंतिम रूप से प्रभावित करेगा। ये बंगाल का विभाजन, उसकी महत्वपूर्ण रूप से घोषणा है। चलिए बस इतना ही रहने दे, कल फिर हम लोग। सर एक चीज बता दीजिए थोड़ा सा। बताइए सर दो चीजें, दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि सर स्थिति प्रज्ञ का हम समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको स्थिति प्रज्ञ का जैसे हिंदी अर्थ है। स्थित प्रज्ञ मतलब कि आपका सोचने समझने की क्षमता, मतलब एक किसी निश्चित चीज पर एकदम कॉन्फिडेंस आपका हो कि हाँ, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, मतलब वहां से कोई आपको हिलाने की क्षमता में ना हो। जैसे परमहंस वाली स्थिति समझ रहे हैं ना, जी जी। मतलब जहां पर समरसता आप में आ जाए उसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। सर ये पूर्वाग्रह के आसपास की स्थिति तो नहीं होगी ना? एकदम नहीं, दोनों एकदम दो सिरे हैं। दो छोर हो गए ना, दोनों दो छोर हो गए। जी जी। और सर दूसरा था कि वो जो क्वेश्चन था एकदम, सर रास्तों का अलगाव नेहरू जी ने लिखा था ना? जवाहरलाल नेहरू। जी जी हो गया बस दो। चलिए आज फिर टेस्ट होगा शाम को, मेहनत करिए। विवेक आप में दो कैसे सबमिशन था? विवेक, विवेक कहाँ लड़का चला गया ये? विवेक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरुण तुम थोड़ा सुधार, राज ही रहेगा। अरुण यस सर। थोड़ा सुधार करो कुछ, कैसे कुछ क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है। यस सर, गलत ज्यादा है। तो क्या क्यों लग हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन में सर गलत हो रहा है इधर बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन जैसे क्यों हो रहा है? रिवीजन कम कर रहे हो? जैसे कुछ क्वेश्चन समझने में भी गलती हो जा रही है। जैसे एक आध क्वेश्चन बताओ तो मैं थोड़ा बात करूं। और कुछ पढ़े भी नहीं उसमें। जैसे एक आध क्वेश्चन बताओ जो समझने में दिक्कत है तो मैं। इस टाइम तो स्क्रीन शॉट नहीं है। इस टाइम है तो नहीं एक भी क्वेश्चन। अच्छा आज ठीक वाले है, टेस्ट में बताएंगे सर। अच्छा ठीक, नेक्स्ट टेस्ट में स्क्रीन शॉट बताओ। लेके रखे और रहेंगे। कोशिश करो, जैसे देखो 30 तो औसत रहना ही चाहिए ना, जैसे ऐसा भी नहीं पेपर है यस। कि नहीं 30 नहीं रहता, 30 का औसत तो आपका बना रहना चाहिए ना। उसके बाद जितना ग्रो अप है वो है। दूसरा ये पकड़ना है कि हम रिवीजन कम कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है, क्योंकि टेस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अंत में जाकर के पढ़ना चाहे कुछ भी कितना भी पढ़ लो, लेकिन टेस्ट ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमको आना चाहिए कि आखिरकार हम क्यों गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ कम रहे हैं, रिवीजन कम कर रहे हैं, कभी कभी भाषा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन ये कि परीक्षा में सिविल वगैरह में तो भाषा अच्छा ही इस्तेमाल करेगा ना, पुलिस वाला भाषा तो इस्तेमाल करेगा नहीं वो। यस सर। तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसको अच्छा ही करके रखना है। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें आसान ही था कि औरंगजेब का जो सर उनके मतलब बीवी का मकबरा था, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसमें जो प्रतिरूप था उसको मैं पूर्ववर्ती के तरह मतलब समझ लिया था, इसलिए हुमायूं का मकबरा अलग थी। गलत हो गया था क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, प्रतिरूप मुझे का लगा मतलब कि नहीं समझ पाया ना। तो नॉन पे क्लिक कर दिया था, जबकि पता था सर कि हाँ उसमें अगर उसकी नकल पूछा जाएगा ताजमहल की तो बीवी का मकबरा है, लेकिन
अच्छा, वहाँ प्रतिरूप शब्द से दिक्कत हो गया। हाँ तो प्रतिरूप का मतलब तो नकल ही तो होता है। मतलब मैं पढ़ने में सर मुझे लगा कि ये पूछ रहा है कि ताजमहल किसकी प्रतिरूप है, अच्छा, तो जैसे वो समझ में आ गया, हुमायूं का मकबरा ना। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब पीछे की चीज भी याद आ रही है, कोरिलेशन इसका मतलब हो रहा है। अगर यस हुमायूं का मकबरा भी याद आ रहा है तो इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अब बस वो हर्डल है कि वो बात नहीं समझ पाए कि वो पूछ क्या रहा है कि प्रतिरूप का मतलब क्या होगा। हाँ, क्योंकि अगर पीछे की चीज याद आ रही है, अगर नन आप लगा रहे हो तो इसका मतलब पीछे की चीज याद आ रही है कि हुमायूं का मकबरा जो है वो उससे उससे रिलेशन होना चाहिए। यस और तो ठीक है, इसका मतलब परीक्षा देने में कुछ अभी इसका मतलब जो क्वालिटी है वो गिर रही है। यस नॉलेज लेवल जो है वो हमारा कोफिशिएंट लेवल अभी नहीं बन रहा है। नॉलेज इसका मतलब इतना नहीं है कि जितना बुरा जो है वो आपका नंबर आ रहा है, तो इस नंबर में और कोफिशिएंट में कुछ दिक्कत हो रही है। उस चीज को थोड़ा सुधारने का प्रयास करिए। और समय तो कम नहीं पड़ रहा, आधा घंटा तो बहुत है। यस सर, समय नहीं कम। समय में तो कमी है नहीं। दीपक कुछ पूछना चाहते हैं? म्यूट है आपका। नहीं सर, वो कुकर की सीटी सुनाई दी तो हम थोड़ा सा चौंक गए कि कहाँ है। ठीक है, चलेगा। कोई हम लोग सब लोग एलीट क्लास वाले नहीं हैं और साथी हैं, तो परिवार के चलते हैं। कुछ पूछना है? नहीं सर, हो गया। हाँ, हो गया, लेकिन आप भी 5-6 क्वेश्चंस कम कर रहे हैं अभी औसत से। वही समस्या हमारे साथ भी है, हम क्वेश्चन को ये नहीं कर रहे हैं। बात समस्या से चलेगी कि समाधान से चलेगी? समाधान ढूंढ रहे हैं सर। देखिए, तो सर ये मत कहिएगा कि आप ढूंढते ही रह जाइएगा 20 के बाद तक। ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। जैसे कहने का मतलब कि नहीं जो सर, भी हमको प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे 2 जगह से प्रॉब्लम हमको ज्यादा है। पहला करंट है और दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन का थोड़ा सा, बस वही जैसे क्या बोलते हैं रिवीजन बारंबारता का। करेंगे। काफी चीज अब करंट में बना भी दिए हैं। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को डिलीवर शुरू करेंगे, आप लोग रटना भी शुरू कर आप थोड़ा सा कुछ करंट का मैटर कुछ अगर मिल जाए तो। करना देगा। सर मैगजीन ला के पढ़ने में समझ में नहीं आता, इतना सारे इतना ज्यादा मैटर दे देते हैं सब ना कि फिर उसी में गड़बड़ा जाता है आदमी। इरिटेटिव हो जाता है एकदम। हाँ, टाइमिंग सर का कल की क्या रहेगी सर? कल भी अभी इसी टाइम पे रखिए। अच्छा ठीक है। कल तक रखिए तो देखते हैं। विवेक, हाँ सर। वो टेस्ट में 2 कैसे विवेक के नाम से सबमिट था? कोई दूसरा तो नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली में एक हमने सर सबमिट किया लेकिन वो सबमिट हुआ नहीं, अच्छा, तो हमें लगा कि वो सबमिट हो नहीं पाया होगा। हो गया था लेकिन। वो कुछ नेट, हाँ, हमें बाद में जब देखा कि हो गया। तो उसमें कुछ क्वेश्चन कम किया था क्या? हाँ सर, उसमें सर क्वेश्चन मतलब कि जैसे नेटवर्क बार बार कट रहा था तो उसमें क्वेश्चन नहीं अच्छा। कर पाए थे। हाँ, लेकिन तो सेकंड वाले सबमिट में हो। ठीक किया था, सेकंड वाले में अच्छा किया था, 41 किया था ना। हाँ सर। इतनी अच्छा है, 41 है तो अच्छा है। थोड़ा सा 2-4 बार 40-40 आ जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अच्छा रहेगा। और इससे जानते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस लेवल ठीक है तो आपको जैसे पीसीएस देते हैं उसमें भी थोड़ा फायदा मिलेगा। नहीं, क्वेश्चन सर बढ़िया था। क्वेश्चंस लगभग ठीक थे, लेकिन ठीक है, अच्छा है। 41 किए तो कम से कम मॉरल बूस्टअप हुआ कि हाँ चलो 41 है तो अच्छा सबसे है। मजेदार क्वेश्चन इतिहास के होते हैं सर। हम्म। सबसे मजेदार क्वेश्चन इतिहास वाले होते हैं। हाँ, उसमें जैसे आप लोगों के टक्कर का क्वेश्चन रहता है कि हाँ चीजें जो है ये नहीं कि आप पढ़ के मार दिए खटाक से, उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। कि कहाँ पढ़ के मार देंगे तो आपको एक झापड़ मार देता है। आप अगर एक बार पढ़ के मार दीजिए तो आपको तुरंत एक झापड़ मार देगा। जी जी। नहीं तो आप सोचिए इतिहास का महत्व कि 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इतिहास ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, उन्होंने पूरा लिखित रूप में दिया, 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इतिहास स्पेशली लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? तो वो है भी, उसका दम भी उसमें है। विवेक, बस इसको ना, इस सीरीज को मतलब इसको बनाए रखिए, 40-40 के आसपास का दौर जो है लगभग लगभग बनाए रखिए 2-4 टेस्ट में, तो उससे फिर अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होगा वो बढ़िया होगा।
और 10 टेस्ट हम बोले हैं आपका पीजीटी का कराने का, हम करा देंगे, 1-2 से शुरू करेंगे, लगभग अल्टरनेट करीब 10 टेस्ट करा देंगे, ठीक है। तो वो भी अपना हाँ सर, वो हाँ वो लगभग वो कब से शुरू हो गया उसके, तो तीनों का निपटा दिए, छोटे बच्चे हैं ना, तीनों का निपटा दिए, तो आपको लगभग हम बनाना शुरू करेंगे 1-2 तारीख से, तो 10 पेपर करा देंगे। अब कुछ क्वेश्चन बना दे रहे हैं चैप्टर वाइज, उसको दे देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ सर, वो चैप्टर हाँ चैप्टर वाइज बना दे रहे हैं, तो चैप्टर वाइज उसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 टेस्ट उसका करा देंगे फिर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर।